नमस्कार। दिन भर की हर खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। सबसे पहले खबरों को खबरदार के लेंस से देख लेते हैं। पाकिस्तान की सियासत का मैच आज ऐन मौके पर रोमांचक हो गया। कल तक जिन इमरान खान का हारना पक्का माना जा रहा था, उन्होंने सियासी पिच पर रिवर्स स्विंग डाल दी और इमरान की सरप्राइज बॉल पर वहां का विपक्ष नंबर गेम में आगे होने पर भी क्लीन बोल्ड हो गया। अब पाकिस्तान में आगे का सियासी युद्ध बहुत दिलचस्प हो गया है। इमरान की सियासत में 90 दिन का आत्मनिर्भर प्लान क्या है, आगे किस तरह पाकिस्तान की सियासत मोड़ ले सकती है, इस पर नजर रखनी होगी। यह पाकिस्तान से भारत के लिए जरूरी पॉलिटिकल रिपोर्ट है। इसके बाद यूक्रेन में चल रहे महायुद्ध की चिंगारियां, आग और धमाके आपको दिखाएंगे। रूस की एयर स्ट्राइक से ओडेसा कैसे दहल गया, मारियोपोल के रास्ते पर किस तरह मौत का तांडव हुआ, यूक्रेन ने पुतिन के सैनिकों का स्वागत किस तरह लैंडमाइन से किया, यह सब आपको दिखाएंगे। बूचा में हुए नरसंहार के बाद आज तक संवाददाता ने सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए भेजी है, इसे जरूर देखिएगा। युद्ध का सबसे सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण आपको सिर्फ आज तक पर मिलेगा और कंगाल श्रीलंका से भी आपको खबरदार करने वाली रिपोर्ट आई है। कर्ज में डूबे श्रीलंका, दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ा है क्योंकि वो आत्मनिर्भर नहीं, आयात निर्भर है। वहां हर चीज के लिए लाइन लगी है। भारत के लिए एक पड़ोसी देश का ऐसा आर्थिक आपातकाल अपने आप में चौंकाता है और यह भी कहता है कि भारत को बहुत सावधानी से वहां के घटनाक्रम पर नजर रखनी होगी। यूक्रेन और रूस के बीच जंग के 39 दिन हो चुके हैं और इन 39 दिनों में कोई भी ऐसा दिन नहीं रहा जब बर्बादी के निशान और मौत का तांडव नजर न आया। हम आपको इस युद्ध की कुछ सबसे भयानक तस्वीरें दिखाते हैं और ये तस्वीरें इस बात की पुष्टि करती हैं कि रूस के बड़े हमलों की दूसरी लहर अब शुरू हो गई है। आज ओडेसा में रूस ने अपने सबसे भयानक हमले किए। रूस के हवाई हमलों में ओडेसा की एक तेल रिफाइनरी पूरी तरह से तबाह हो गई। इस रिफाइनरी से उठता काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक देखा जा सका। यह रिफाइनरी रणनीतिक रूप से यूक्रेन के लिए बहुत मायने रखती थी। इस रिफाइनरी से माइकोलिव की दिशा में यूक्रेन के सैनिकों को ईंधन की सप्लाई की जाती थी। चेर्निहिव को रूस के कब्जे से छुड़ाने के बाद यूक्रेनी सैनिक सड़कों पर टैंकों के साथ गश्त करते नजर आए। Все равно потом уже расскажут официально. Он сказал, что было 10. ये चेर्निहिव की तस्वीरें आप देख रहे हैं। रूस की सेना यहां से पीछे हटी। इसके बाद यूक्रेन के सैनिक सड़कों पर टैंकों के साथ गश्त करने लगे। यूक्रेनी सैनिकों का स्वागत वहां के आम लोगों ने किया। चेर्निहिव पर रूस के सैनिकों का पिछले काफी समय से नियंत्रण था। इस हिस्से में रूस के बड़े हवाई हमले हुए थे, जिसके बाद इस क्षेत्र का बड़ा इलाका पूरी तरीके से नष्ट हो गया था। रूस ने यूक्रेन के डिफेंस सिस्टम S-300 को तबाह कर देने का वीडियो जारी किया है। रूस के रक्षा मंत्रालय ने वीडियो जारी करके S-300 को तबाह करने का दावा किया है। यूक्रेन पर बहुत सी रिपोर्ट्स आपने देखी होंगी, लेकिन आज आपको तकनीक की मदद से यूक्रेन युद्ध की सबसे दमदार रिपोर्ट दिखाते हैं। इस रिपोर्ट में आपको यूक्रेन के तमाम हिस्सों में चल रहे युद्ध का पूरा ब्यौरा मिलेगा, नक्शों का विश्लेषण मिलेगा। हमने इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई को 1 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया है। यह युद्ध निर्णायक मोड़ पर आ खड़ा हुआ है। आज तक पर लगातार इसकी महाकवरेज पहले दिन से जारी है, लेकिन आज तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, तमाम हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम आपको यूक्रेन के सफर पर ले चलते हैं। तो देखिए, हम यूक्रेन के सफर पर चल रहे हैं और अब आपको यहां पर ये यूक्रेन का नक्शा नजर आ रहा है। तमाम शहर नजर आ रहे हैं जहां पर लगातार गोलीबारी, युद्ध जारी है। लेकिन हम बात करेंगे वहां मौजूद मारियोपोल की। अब अगर ये मारियोपोल आप देख रहे हैं तो यह शहर अपने आप में बहुत खास है। खास क्यों है? क्योंकि हम आपको बता दें, यहां पर युद्ध जो है वो निर्णायक मोड़ पर आ गया है। यह कहा जा रहा है कीव की लड़ाई मारियोपोल में शिफ्ट हो गई है। अगर आप मारियोपोल को समझना चाहते हैं तो यह शहर जो है, आप देखिए, यहां पर सी ऑफ एजोव और ब्लैक सी का यह हिस्सा है। यह कहा जाता है कि 10वां सबसे बड़ा शहर है और आबादी के लिहाज से 4.5 लाख लोग यहां रहते हैं। इसे पोर्ट भी कहते हैं। लेकिन इस शहर की खासियत सिर्फ इतनी नहीं है। यह शहर इस लिहाज से भी खास होता है क्योंकि रूस की राजधानी मॉस्को से यहां का सफर 1000 किलोमीटर का है। लेकिन वो क्रीमिया जिसे यहां पर रूस ने कभी 2014 में कब्जा किया था, और वो डोनबास का इलाका खासतौर पर जो रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से पहले रशिया की तरफ से स्वतंत्र घोषित कर दिया गया था, उसके बीच का ये रास्ता है। यह माना जाता है कि ये लैंड ब्रिज है, ये इलाका जो आप देख रहे हैं। और अगर इस इलाके पर रूस कब्जा कर लेता है तो यहां से एक लैंड ब्रिज जो है वो उस क्रीमिया तक पहुंचता है जहां पर पानी की कमी है। अब क्योंकि ये पोर्ट वाला इलाका है, लिहाजा इंडस्ट्रियल इलाका है, यहां पर आर्मी बेस है और आर्मी बेस के साथ साथ पानी की सप्लाई जो है वो भी वहां पहुंच सकते हैं। लेकिन अब कहानी, स्थिति क्या है? तो तस्वीर देखिए,
पीछे तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं और मारियोपोल जो है वो तबाह हो रहा है। अलग अलग तस्वीरें जो पीछे मेरे बैकग्राउंड पे आप देख रहे हैं उसके जरिए ये नजर आ रहा है कि मारियोपोल इन दिनों बर्बादी के दौर से गुजर रहा है। सड़कें अगर आप देखेंगे तो ये वीरान पड़ी हैं। कहा जा रहा है 5000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो इस शहर में मारे जा चुके हैं। लड़ाई लगातार जारी है। रूस अब अपनी पूरी ताकत के साथ यहां पर हमला कर रहा है। अब देखिए क्रीमिया का जिक्र करते हैं। नीचे अगर आप ये इलाका देखेंगे तो क्रीमिया जो ब्लैक सी के आसपास है वो यहां पर है। क्रीमिया 2014 में रूस ने कब्जा कर लिया था, लेकिन वहां पर पानी की बहुत कमी है और अगर क्रीमिया को मजबूत बनाना है, डोनबास वो दो स्वतंत्र किए गए इलाकों को मजबूत बनाना है तो मारियोपोल पर रूस की पकड़ होना जरूरी है। डोनबास बार बार अहमियत से लगता है क्योंकि डोनबास में रूसी डोमिनेंस जो है वो वहां ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसे में ये पूरा इलाका एक नए रशिया के तौर पर होगा जो फायदेमंद है। लेकिन ये कहानी तो हमने आपको बताई, लेकिन इसे और डीप समझने की जरूरत है। तो आइए और गहराई में चलते हैं और यह समझते हैं कि यहां पर यह स्थिति मारियोपोल को लेकर कैसी है। तो देखिए अब यहां पर ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम कर रहे हैं और आपको और गहराई में चलकर कुछ और बड़ी जानकारियां हम देते हैं। तो देखिए हम आपको यहां पर लेकर आ चुके हैं और अब आप अगर यहां पर देखेंगे तो धीरे धीरे आपको यहां पर वॉल नजर आएगी। देखिए ये अगर आप देखेंगे यहां पर आपको मैप नजर आ रहा है तो यहां पर बड़ी संख्या में देखिए शहर जो हैं वो तबाह हो गए हैं। हमारी संवाददाता गीता मोहन ने ये तमाम रिपोर्ट्स भेजी और अगर इन शहरों पर आप गौर करेंगे तो ये शहर तबाह हो चुके हैं, ये बर्बाद हो चुके हैं, बच्चे यहां मारे चुके हैं। 5000 से अधिक लोग ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है। ये वही शहर है जहां पर थिएटर पर हमला किया गया तो 1000 से ऊपर लोगों की मौत हो जाती है। तमाम ऐसी बर्बादी की, तबाही की ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो परेशान करने वाली। ये देखिए कुछ और तस्वीरें हैं। सड़क जो है वो वीरान पड़ी है, बिल्डिंगें जो है वो तबाह हो गई है। सड़कों पर मलबे का आलम यह है कि बम गिरते हैं और बम से गड्ढा होता है और उन गड्ढों में लोग लाशें दफना देते हैं। मतलब जहां पर नरसंहार हुआ था वहीं पर यहां पर लोग लाशें दफना रहे हैं। बच्चे अनाथ हो गए हैं। लोगों को दफनाने के लिए, जलाने के लिए कोई यहां पर नहीं है, कोई क्लेम करने वाला नहीं है। नरसंहार की बात करेंगे तो वो यहां देखने को मिला है। बिल्डिंगें देखिए, ये तमाम जो बिल्डिंग्स हैं वो पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। यहां पर इंडस्ट्री हुआ करती थी, यहां पर अगर आपको बताएं पोर्ट हुआ करते थे, लेकिन वो तबाह हो गए। फौजी आपको हर जगह नजर आ रहे हैं और ये बख्तरबंद गाड़ियां, ये हथियार, ये तमाम साजो सामान से लैस लोग जो हैं, ये आज मारियोपोल की वो हकीकत है जिसके चलते एक शहर अपनी बर्बादी के लिए लगातार रो रहा है। चौथी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से अगर आप देखेंगे तो ये पूरी तबाही का मंजर जो है पूरे शहर में नजर आ रहा है। आप जितनी दूर नजर दौड़ाएंगे आपको ये बर्बादी, ये तबाही, ये मातम का मंजर जो है इस मारियोपोल शहर पर नजर आएगा जो यूक्रेन का 10वां सबसे बड़ा शहर है। इस शहर का एक इतिहास रहा है, इस शहर की अभी भी एक अहमियत है, लेकिन अब दोनों तरफ से युद्ध हो रहा है, भीषण युद्ध हो रहा है इस बात को साबित करने के लिए कि मारियोपोल के जरिए क्या यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा जो है, जो डोनबास और क्रीमिया को जोड़ता है, वो क्या कट जाएगा। अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन सवाल यह है कि मारियोपोल के रास्ते में यूक्रेनी सेना जो है उसे बर्बाद करने के लिए रूसी फौज कैसे कैसे हथकंडों का इस्तेमाल कर रही है, क्या क्या चीजें वहां पर, कैसे यूक्रेनी जो बंकर मौजूद थे उन पर रूसी फौज ने कब्जा कर लिया है। इन तमाम चीजों को लेकर हम आपको हमारी संवाददाता गीता मोहन की रिपोर्ट दिखाते हैं और यह रिपोर्ट ग्राउंड जीरो से है, इसलिए जरा ध्यान से देखिए। ये एक बहुत ही बड़ा यूक्रेनियन बंकर है जो यूक्रेनी फोर्सेस ने अबैंडन करके वो लोग पीछे चले गए हैं, उनको पीछे कर दिया है रशियन फोर्सेस ने। अगर आप देखें तो सोल्जर्स के लिए जगह बनाया हुआ है ताकि वो अपने बंदूक रख सकें और अब एनिमी को देख सकें और एनिमी को शूट कर सके। ये जो बड़ा सा रूम है यहाँ पे आप फर्स्ट एड किट्स, खाना का सामान वो सब देखेंगे। तो काफी तैयारी के साथ यूक्रेनी फोर्सेस यहाँ पे बैठे थे। ट्रेंचेस यहाँ पे लंबे इस पूरे लैंड में अगर आप देखें ट्रेंचेस डगअप किए हुए हैं। सत्या अगर आप दिखा सके, ये देखिए ट्रेंचेस, जहां तक आपकी नजर जा रही है ट्रेंचेस ही ट्रेंचेस है। तो हर जगह यूक्रेनी सोल्जर्स यहाँ पर तैनात थे। और अगर आगे चल के दिखाएं, ये देखिए यूक्रेनी बीएमपी जो एकदम डिस्ट्रॉय कर दिया गया है, डिमोलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। ये हाल है। जिस तरीके का यहाँ पे हम अटैक देख रहे हैं उसे आप महसूस कर सकते हैं कि रूसी फौज ने किस तरीके से यूक्रेनियन फौज को
पीछे कर दिया है। यहाँ पे हमें आवाज सुनाई दे रही है एक्सप्लोजन्स की, लेकिन एक्सप्लोजन्स की आवाज काफी दूर से आ रही है। यानी कि ये पूरी जगह जो यूक्रेन के कंट्रोल में था अब यूक्रेन के कंट्रोल में नहीं रहा। आप यहाँ देखिए एक और बंकर है, यानी कि अंदर से कनेक्टेड है ये सारे बंकर्स, लेकिन हमें कहा गया है कि जो आप यहाँ पे लैंड देख रहे हैं वहां पर कदम ना रखें, क्योंकि ये सारे माइंड है और जब तक डी माइनिंग नहीं होता इस एरिया का यहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं। तो ये रिपोर्ट आपने देखी, अब आपको एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। जरा देखिए डोनेस्क और मारियोपोल के रास्ते पर कैसे बर्बादी की सुरंग जो है वो बिछी हुई है। गीता मोहन की एक और रिपोर्ट एक्सक्लूसिव ग्राउंड जीरो से। हम यहाँ एक बहुत ही क्रिटिकल रोड पे हैं जो डोनेस्क और मारियोपोल को कनेक्ट करता है, और जब यूक्रेनियन फोर्सेस यहाँ से निकलने लगे तो उन्होंने क्या किया, अगर आप वो साइंस देखें वहां पर तो ये डेंजर साइंस बताता है कि यहाँ पर माइंस हैं दोनों तरफ, रास्ते के दोनों तरफ, इस तरफ और इस तरफ भी माइंस हैं। और अगर ये माइंस की बात करें तो एक तरफ तो अभी भी डी माइनिंग नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर डी माइनिंग हो चुका है, क्योंकि इतने सारे माइंस हैं ताकि वो रशियन फोर्सेस को सिवियरली डैमेज कर सके, इसलिए यूक्रेनियन फोर्सेस ने यहाँ पे माइन कर दिया था पूरे इलाके को। क्योंकि इतने सारे हैं वो यहाँ पे डिफ्यूज नहीं कर सकते, डेटोनेट करते हैं, यानी कि ब्लो अप कर देते हैं उन माइंस को। अगर आप इस एरिया को देखिए आपको समझ आएगा कि यहाँ पर ये एरिया ऑलरेडी क्लियर हो चुका है। हम जाएंगे नहीं क्योंकि हमें पता नहीं कि क्या है यहाँ पर अभी भी, लेकिन जितने भी ऑपरेशंस हैं अभी इस एरिया में हो चुका है। वैसे ही रूसी फोर्सेस के लिए न केवल इस रास्ते को कंट्रोल करना और अपने कंट्रोल में रखना इंपॉर्टेंट है, ये भी जरूरी है कि सारा जो माइंस है, ये सारे जो ये पूरा जो एरिया है ये डी माइन हो जाए ताकि ये सेफ जोन बन सके। तो ये आज के मारियोपोल की हकीकत है, और ऐसी रिपोर्ट और ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ आपको आज तक पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ये रिपोर्ट जो हमने दिखाई, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपके लिए जानना समझना जरूरी है। इसलिए एक बार फिर से वापस चलते हैं यूक्रेन के नक्शे पर, जहां से हम आपको नीचे लेकर आए थे डिटेल जानकारी देने के लिए। तो आइए वापस चलते हैं यूक्रेन के सफर को, क्योंकि आपको यह समझना जरूरी है कि फिलहाल वहां पर स्थिति क्या है। क्या यूक्रेन और खासतौर पर मारियोपोल जो है वो बर्बादी के दौर से गुजर रहा है? चलते हैं वापस नक्शे पर जहां से हम आए थे। तो अब आपको बता दें कि वापस हम जा रहे हैं और ये सफर जो हमारा है ये मारियोपोल की तरफ बढ़ता हुआ। मारियोपोल की हमने डिटेल आपको बताई। अब वापस हम उस नक्शे पर आए हैं जहां पर आपको पूरा यूक्रेन इस वक्त यहां पर नजर आ रहा है। ये पुरानी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, अब आपको नई रिपोर्ट दिखाने के लिए हम आपके चलते हैं हमारे सहयोगी गौरव सावंत के पास, जो लगातार पहले दिन से वहां से हमें बहादुरी भरी रिपोर्ट दे रहे हैं। गौरव, पहला सवाल तो आपसे यही है कि ये लड़ाई जो कीव से मारियोपोल की तरफ शिफ्ट हो गई है, इसके मायने क्या है? क्योंकि कहा जा रहा है कि युद्ध का दूसरा फेज है, और ये रूस के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण जगह है जिसे हम लैंड ब्रिज कहते हैं। गौरव, ईस्ट में अब पूरी लड़ाई सिमट कर रह गई है। पहले जो लड़ाई 3 अलग अलग जगह हो रही थी, उत्तर से चेर्नोबिल से कीव की तरफ, फिर कीव के आसपास, और फिर दक्षिण और पूर्व में मारियोपोल, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के और खरसन के पूरे क्षेत्र में। अब रूस ने अपनी पूरी की पूरी सेना इरपिन, बूचा, कीव के रास्ते से हटाकर उसको वो लोग बेलारूस लेकर गए हैं और फिर रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं डॉनबास के क्षेत्र की तरफ। ये सबसे महत्वपूर्ण रूस की दृष्टि से इसलिए है क्योंकि 24 फरवरी को लड़ाई शुरू होने से पहले रूस के पास करीब 30% इलाका था लुहांस्क का और डोनेस्क का, जो डॉनबास मिलकर बनाता है। आज की अगर बात करें तो लगभग 90% रूस के पास है मारियोपोल शहर समेत, और ये मारियोपोल शहर बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है इंडस्ट्री की दृष्टि से। इस्पात का निर्माण, कोयले की खदानें, इंडस्ट्रियल टाउनशिप, और उसके अलावा जनसंख्या, रूसी भाषा बोलने वाली जनसंख्या यहां बहुत ज्यादा है। सोवियत संघ के समय बहुत महत्वपूर्ण यह इलाका रहा था, एक सैन्य छावनी यहां पर है, और इसीलिए अगर रूस के पास पूरा डॉनबास क्षेत्र आ जाता है तो यूक्रेन कट कर कम हो जाएगा उसका हिस्सा। सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी में ब्लैक सी फ्लीट रूस की होगी, तो यूक्रेन में समुद्र के रास्ते सामान आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इसमें रूस को एक बहुत बड़ी बढ़त मिल जाएगी। साथ ही साथ क्रीमिया को पानी पहुंचाने का रास्ता बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, और रूस की जो ब्लैक सी फ्लीट है उसको सर्विस करना, वहां के लोगों की देखभाल करना, और पूरी दृष्टि से
पूर्व से यूक्रेन को काट देना रूस के लिए, व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। जी गौरव, यहां पर एक सवाल और आता है मन में। यह सवाल यह आता है कि जब ये लड़ाई की शुरुआत हुई थी तो डोनबास के दोनों इलाकों को रूस ने इंडिपेंडेंट कर दिया था। अब जब हम कई दिनों के बाद ये लड़ाई देख रहे हैं, तकरीबन 1.25 महीने का वक्त हो गया है, तो क्या ये रूस के लिहाज से एक बड़ी जीत नहीं देख रहे हैं? और आगे ये यूक्रेन को कैसे परेशान कर सकता है? क्योंकि तमाम फायदे आपने बताए कि रशिया को कैसे होंगे, यूक्रेन को नुकसान क्या होगा। जब लड़ाई कीव से शिफ्ट हो गई है तो इसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा बढ़ जाती है गेनिंग के हिसाब से? क्योंकि लोग कह रहे थे पुतिन को हासिल क्या हुआ। देखिए, साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा सेटबैक होगा यूक्रेन के लिए कि 30% इलाका पहले उनके हाथ से गया था 2014 में, और अब लगभग 90% इलाका उनके हाथ से निकल गया है 40 दिन की इस लड़ाई में। ये साइकोलॉजिकली एक बहुत बड़ा कदम होगा यूक्रेन के लॉस के रूप में और रशिया के गेन के रूप में। राष्ट्रपति पुतिन ये कह सकते हैं कि उनका जो मकसद था इंडिपेंडेंट रिपब्लिक डोनेस्क और लुहांस्क को अलग करके उनमें नया इलाका मिला लेना, एक इंडस्ट्रियल बेल्ट उसमें मिला लेना, कोल बेल्ट वहां मिला लेना, और ये रीजन बहुत रिसोर्स रिच है, तो इससे रूस को बहुत फायदा होगा। फिर क्रीमिया की सुरक्षा के लिए, क्रीमिया तक पानी ले जाने की दृष्टि से, ये सब दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से रूस के लिए एक बड़ी बढ़त होगी। फिर समुद्र का रास्ता अगर यूक्रेन का कट गया, सी ऑफ अजोव कट गया, ब्लैक सी फ्लीट रूस की वहां पर बड़े तरीके से और आ गई, तो ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा और रूस के लिए एक बड़ी बढ़त होगी। हालांकि कीव न ले पाना ये रूस के लिए एक सेटबैक और यूक्रेन के लिए बड़ी बढ़त है। बिल्कुल गौरव, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बढ़त की बात आपने की, और ये बढ़त जो है ये आज तक भी लगातार बरकरार किए हुए है अपनी रिपोर्टिंग को लेकर, जो लगातार हम पहले दिन से कर रहे हैं युद्ध को लेकर। ये तमाम महत्वपूर्ण बातें बता दें, लेकिन फिलहाल आज हमारी कोशिश थी कि इस हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए जो सिर्फ और सिर्फ आपको आज तक पर मिलेगी। हमारे तमाम संवाददाता जो हैं वो ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्ट भेज रहे हैं बिना शोर शराबे के, वो भी सिर्फ आज तक मिलेगी। लेकिन मारियोपोल को लेकर आज हमने बात की, कल फिर बात होगी किसी और शहर को लेकर। शुक्रिया शुभंकर। अब हम श्रीलंका की बात करते हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में सियासी संकट चल रहा है, दूसरे पड़ोसी देश श्रीलंका में आर्थिक आपातकाल है। एक पुरानी कहावत है कि जब संकट आता है तो चारों तरफ से आता है। श्रीलंका भी ऐसे भयानक दौर से गुजर रहा है। महंगाई आसमान पर है, पेट्रोल डीजल खत्म हो रहा है, सरकार के पास बाहर से सामान मंगाने के लिए फंड नहीं है, देश में जनाक्रोश तेजी से बढ़ रहा है। श्रीलंका की सरकार आपातकाल लगा चुकी है। हालांकि श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने डीजल और चावल की खेप भेजी है, लेकिन हालात सुधरते हुए दिख नहीं रहे। कर्ज और विदेशी मुद्रा के खर्च की तलवार ने पूरे देश को घुटनों पर ला दिया है। आज तक की टीम श्रीलंका में मौजूद है और उसने वहां से सुपर एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट भेजी है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको पता चलेगा कि जब कोई देश आत्मनिर्भर होने के बजाय जरूरत से ज्यादा आयात निर्भर होता है तो फिर कैसे उसकी आर्थिक रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लग जाती है। जब 70 से 80 रुपए लीटर वाला दूध 1800 रुपए में बिकेगा तो विद्रोह होना तय है। जब 20 रुपए किलो का आलू 200 रुपए में मिलेगा तो गुस्सा तो निकलेगा। जब गर्मी की तपिश में 13-13 घंटे बिजली कट जाएगी तो आग बबूला होने से कैसे रोका जा सकता है। और जब पूरा का पूरा देश कर्ज में डूब जाए और लोगों की आवाज दबाने के लिए आपातकाल लगा दिया जाए तो धैर्य का बांध टूटना तय है। विरोध के डर से भले ही श्रीलंका सरकार ने पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोग सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं और भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इमरजेंसी और कर्फ्यू के बावजूद भी कोलंबो की सड़कों पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ये प्रदर्शनकारी सिविल सोसाइटी के सदस्य और स्थानीय लोग हैं जो राजपक्षा सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हुए हैं। सोशल मीडिया बंद कर दिया गया था, कर्फ्यू लगा दिया था, सड़कों पर कोई ना उतरे, लेकिन बावजूद उसके पूरे श्रीलंका के अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन देखने को मिल रही है। तमाम सारे लोग अचानक सड़कों पर उतरे और जब तक पुलिस पहुंचती, अर्धसैनिक बल यहाँ के पहुंचते, प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए इन लोगों ने मार्च करना शुरू कर दिया। बड़ी संख्या में आप जो भीड़
देख पा रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, युवा, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई इसका हिस्सा है और सरकार के खिलाफ ये आरोप लगाते हुए कि कैसे उनकी आर्थिक नीतियों के चलते श्रीलंका कर्ज से ऐसा दबा कि आज यहाँ पर आम आदमी के लिए जीना मुश्किल हो चुका है। श्रीलंका की सरकार के सामने संकट इतना बड़ा है कि बाहर देशों से जरूरी सामान इंपोर्ट करने के लिए डॉलर नहीं है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों तक और कोयला और नेचुरल गैस से लेकर जरूरी दवाओं तक श्रीलंका दूसरे देशों पर निर्भर है। सरकार के पास पैसा नहीं है, इसलिए रोजमर्रा के सामान की सप्लाई रुक गई है और जो सामान बचा खुचा है उसकी कीमतें लोगों की हैसियत से बाहर हो चुकी है। सरकार की नीतियों के चलते कैसे एक देश बेहाल, कंगाल, बदहाल हो गया, श्रीलंका इसका एक उदाहरण है। और जाहिर है सरकार के इन फैसलों का सीधा खामियाजा यहाँ की जनता उठा रही है। हम एक ग्रोसरी स्टोर के अंदर जा रहे हैं और अगर आपको मैं बताऊं कि कैसे कीमतें यहाँ पर बढ़ी हैं, जिनके पास पैसा है वो भी नहीं खरीद सकते क्योंकि सप्लाई नहीं आ रही। तो शुरुआत करते हैं आलू से। ये जो पुराना रेट लगाया गया है 160 रुपए प्रति किलो आलू बिक रहा है यहाँ पर, और ये भी नई सप्लाई नहीं है, पता नहीं कितने दिन पुराना, लेकिन उन्होंने बताया कि ये रेट कार्ड पुराना है, अब ये 200 रुपए से ज्यादा है। चावल की भी किल्लत है। फिलहाल मुझे बताया गया कि ये भारत से, चूंकि ये मंगाते हैं चावल, ताज ये जो ब्रांड है ये भारत से आ रहा है। और इसके अलावा अनाज जो आप देखेंगे अब बहुत कम बचा है। जाहिर है सप्लाई प्रभावित है। सबसे ज्यादा दिक्कत है एक्चुअली बिजली की। इस समय देखिए इन्होंने इन्वर्टर से और जनरेटर से चला रखा है, बिजली नहीं है, इसलिए फ्रिज में जो कुछ भी सामान रखा है वो खराब हो सकता है क्योंकि फ्रिज चल नहीं रहा है। तो आप ये समझिए कि ये सारी किल्लतें श्रीलंका के आम आदमी और जो व्यापारी हैं, जाहिर है उसको भी खामियाजा उठाना पड़ रहा है। अब बच्चों के लिए दूध की जरूरत होती है, दूध के दाम, मिल्क पाउडर देखिए धीरे धीरे स्टॉक कुछ जगहों पर आया है। हाउ मच यू सेलिंग milk powder for a kilo? 790 rupees. 790 rupees. Program. And how much it was before? I go Oh, this is 400. Okay. 790 रुपए के लगभग ये जो कीमत है ये सिर्फ 790 रुपए, और ये सिर्फ 400 ग्राम का पैकेट है, 1 किलो का भी नहीं है। यानी 1 किलो का पैकेट अगर आप ये देखेंगे तो ये लगभग 2000 रुपए प्रति किलो इस समय श्रीलंका में बेचा जा रहा है। और इस श्रीलंका के लोगों के विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए राजपक्षे सरकार ने पहले आपातकाल का ऐलान किया, फिर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया ताकि जन आक्रोश को सड़कों पर आने से रोका जा सके। संवैधानिक रूप से आपातकाल लगाने से श्रीलंका के राष्ट्रपति की शक्ति कई गुना बढ़ गई है। या ये कहिए कि जनता के विद्रोह को रोकने के लिए सरकार अपने अधिकार की तलवार चलाई जा रही है। इमरजेंसी लागू होने के बाद सरकार को सार्वजनिक सुरक्षा के नाम पर विद्रोह का दमन अधिकार मिल गया है। दंगा या नागरिक हंगामा को रोकने के लिए नए नियम बनाने का अधिकार मिल चुका है। आपातकालीन नियमों के तहत राष्ट्रपति अब किसी भी कानून को बदले या निलंबित भी कर सकते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति किसी भी संपत्ति पर कब्जा करने का आदेश जारी कर सकते हैं। आवश्यक आपूर्ति के रखरखाव के लिए पुलिस किसी भी परिसर की तलाशी और शक होने पर किसी भी आम नागरिक को हिरासत में ले सकती है। आसान भाषा में कहा जाए तो लोगों का विरोध रोकने के लिए श्रीलंका सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। विपक्ष का आरोप है कि राजपक्षे सरकार का परिवारवाद और भ्रष्टाचार पूरे देश को ले बैठा। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रीलंका सरकार की आर्थिक और विदेश नीतियों का ही परिणाम है कि श्रीलंका के लोग अब तक के सबसे बड़े संकट को झेल रहे हैं। इसीलिए आपातकाल के बावजूद आंदोलन रोकने को तैयार नहीं है। श्रीलंका में आर्थिक संकट इतना बड़ा है कि अमीर और गरीब दोनों ही वर्ग पिस रहे हैं। जिनके पास पैसा नहीं है वो कुछ खरीदने के लायक नहीं बचे, और जिनके पास पैसा है वो जरूरी सामान की कमी से उसे खरीद नहीं पा रहे हैं। राजधानी कोलंबो का ये हाल है तो दूर दराज के इलाकों का अंदाजा लगाइए। डीजल की कमी के चलते जरूरी सामान की सप्लाई बंद हो गई है। अगले कुछ दिनों में भूखमरी की आग श्रीलंका के हालात और भयानक बनाने वाली है। खबरदार में आज के लिए इतना ही।